हम इस वीडियो में बात करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी रेफरेंस इमेज हो या कोई भी लाइव पेंटिंग हो, उसमें एक आर्टिस्ट के नज़रिए से कैसा देखा जाए। तो हमको उसमें ना कलर्स दिखने चाहिए, हमको ना वो कौन-सा ऑब्जेक्ट बना रहे वो दिखने चाहिए। हमको बस उसमें लाइन, एंगल, प्रोपोर्शंस, वैल्यूज़ दिखनी चाहिए। ओके? तो हम इस वीडियो में इस सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो आप देख रहे होंगे मैंने एक कॉर्नर में इमेज बनाई है चिली की और मैं वैसे चिली की फ़ील लाने की कोशिश करूँगा मेरे आर्टवर्क में। ओके? जो चिली आपको दिख रही है उस चिली की फीलिंग लाने की कोशिश करूँगा, फ़ील लाने की कोशिश करूँगा, ओके? मैं चिली बना बना रहा हूँ और वो शिमला मिर्च ना लगे, ओके? दोनों भी मिर्च है लेकिन फ़र्क है दोनों में, ओके? मैं एप्पल बना रहा हूँ, वो पाइनएप्पल ना लगे। दैट्स कॉल्ड मैं जो चीज़ बना रहा हूँ, उस चीज़ की मुझे मेरे आर्टवर्क में फ़ील लानी है। मुझे उसको उस आर्टवर्क को रियलिस्टिक अप्रोच नहीं देना। ओके, आप डायरेक्टली रियलिस्टिक अप्रोच देने जाओगे या डायरेक्टली हाइपर रियलिस्टिक अप्रोच देने जाओगे तो आपका आर्टवर्क कुछ मेसी लगेगा। ओके, आपका आर्टवर्क थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगेगा, आपका आर्टवर्क थोड़ा सा वियर्ड सा फील हो सकता है। आप बनाने जाओगे कुछ और बनेगा कुछ और। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्ट रियलिस्टिक अप्रोच किया है। आपने उसको बेसिक्स या उसको फ़ील लाने की कोशिश नहीं की है। तो हम इस ड्राइंग में बस फ़ील लाने की कोशिश करेंगे। तो हम अब देख रहे हैं कि मैंने चिली का एक बेसिक आउटलाइन बना लिया है, ओके? और आउटलाइन बनाने के बाद मैं उसके अंदर ब्लैक कलर या मोनोक्रोम या अंडर पेंटिंग कर रहा हूँ। तो हमें अंडर पेंटिंग क्यों करनी चाहिए? अंडर पेंटिंग हम जब भी करें, ओके, तब हमको जो परिसर में, जो बैकग्राउंड में, जो आसपास जो कलर दिख रहे हैं, उसको अवॉइड करना रहता है, ओके? कलर को इग्नोर करना रहता है, इसलिए हमको अंडर पेंटिंग करना ज़रूरी है। एज़ अ बिगिनर, एज़ अ प्रोफेशनल भी, ओके? हमको क्या करना ज़रूरी है, उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। जो भी कलर दिख रहे हैं, हमें कभी येलो दिख रहा है, हमें कभी ब्लू दिख रहा है, हमें कभी ग्रीन दिख रहा है, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे दिख सकता है? शायद से येलो और व्हाइट थोड़े से आपस आपस के कलर लगे। उनको ब्लैक एंड व्हाइट में हम देखें, तो थोड़े से आपस के कलर लग सकते हैं या थोड़े से सिमिलर कलर लग सकते हैं, हम जब ब्लैक एंड व्हाइट में देखें उन्हें, ओके? तो अब हम बात करेंगे कि मैं अभी कलर अप्लाई कैसे कर रहा हूँ, ओके? मैं डिसाइड कैसे कर रहा हूँ कि इधर इतना डार्क आना चाहिए और उधर उतना लाइट आना चाहिए, ओके? तो इसे कंपैरेटिव वैल्यूज़ में हम काउंट कर सकते हैं कि मैं एक डार्कर टोन ले रहा हूँ। मैं प फिर से बता रहा हूँ, ये कोई रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है या कोई हाइपर रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। ये बस एक फ़ील लाने की कोशिश है, जो दिख रहा है उसको बनाने की कोशिश है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन मज़बूत करने की कोशिश है। आँखों का और हाथ का जो भी कनेक्शन है, उसको बिल्ड करने की कोशिश है। तो आप देख रहे होंगे मैं वैल्यूज़ कैसे डाल रहा हूँ। अभी मैं जो एक वैल्यू उठा रहा हूँ, कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक कलर की एक वैल्यू जो मैं उठा रहा हूँ, वो लगभग 2-3 जगह पर अप्लाई कर रहा हूँ, ओके? अभी ये ब्लैक कलर उठाया, तो 2-3 जगह पर मैं अप्लाई करूँगा, ओके? जो भी मैं कलर्स उठा रहा हूँ, ओके? वो मैं मेरे जो रेफ़रेंस इमेज है उससे कंपेयर कर रहा हूँ कि उधर भी उतना ही डार्क है क्या? और वो उधर उतना डार्क है तो इधर उतना होना चाहिए क्या? अभी देख सकते हो ये कलर मैंने उठाया, तो मैंने 1, 2, 3 जगह पर उसको पेस्ट किया। फिर मैं उसको वापस करेक्ट करूँगा क्योंकि एग्ज़ैक्ट वही वैल्यू नहीं होती है। अभी एक वैल्यू मैंने उठाई, ये पहली जगह, ये दूसरी जगह, ये मैंने वापस तीसरी जगह पर लगाई, ये मैंने चौथी जगह पर लगाई, 5वीं और छठी जगह पर लगाई मैंने। सेम वैल्यू मैंने 6 जगह पर लगाई। क्यों? कंपेयर करके।
ओके, और ये मेरा कोई फाइनल आउटपुट पुट नहीं है। ना ये कोई मेरा क्या बोल सकते हो, एकदम फाइनल पेंटिंग नहीं है। मैं बस वैल्यू को अरेंज कर रहा हूँ, उसके हिसाब से जिधर जो वैल्यू आनी चाहिए, उसको बस अरेंज कर रहा हूँ, उसको बस मैनेज कर रहा हूँ। ओके, मेरी ये वैल्यू इधर आनी चाहिए, मेरी वो वैल्यू उधर आनी चाहिए, और ये कोई फाइनल वैल्यू नहीं है। आप जो देख रहे हो इसमें, ये कोई एकदम फाइनल या एकदम ख र उस लेवल की वैल्यू नहीं, इसमें भी थोड़े से बदलाव आएँगे, इसमें भी थोड़े से हाइलाइट्स पड़ेंगे। अभी हम बात करेंगे कि अभी मैंने ये वैल्यूज़ तो कंपेयर करके, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कंपेयर करके डाल दिया। तो कभी-कभी आर्टिस्ट से गलती होती है, कि गलती क्या होती है, जो डार्कर एरिया दिख रहा है, इस ड्राइंग में जो भी डार्कर एरिया हो, उसको डायरेक्टली ब्लैक कलर अप्लाई करने की, ओके? डायरेक्टली ब्लैक कलर, अभी डायरेक्ट ब्लैक कलर तुम तुम्हारे आर्ट वर्क में अप्लाई करोगे, एक कोई तो कॉर्नर पकड़ोगे और वो सबसे डार्क है, ओके, तो उसमें डायरेक्टली ब्लैक कलर अप्लाई करोगे, तो उस ब्लैक कलर के कंपैरेटिवली दूसरी वैल्यू अब आप उसके बाजू में डालोगे, वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कंपेयर करोगे और उसके बाजू में हम दूसरी वैल्यू डालेंगे। तो ऐसे करते-करते हुए तुम्हारा आर्ट वर्क कंप्लीट होता है और आपको पता चलता है कि हमने जो ब्लैक कलर डाला है, उससे भी हायर लेवल का ब्लैक और कई जगह है। तो सारी वैल्यूज़ गड़बड़ा जाती है। इसलिए कभी भी आपको आपके पेंटिंग को शुरू करते वक़्त लाइट से डार्कर आना है, डार्कर से लाइटर नहीं जाना है। आपने मेरा भी पेंटिंग देखा रहेगा, तो इसमें मैं लाइट से डार्कर आया हूँ, डार्कर से लाइटर नहीं गया हूँ। ओके, और कंपेयर कर रहा हूँ, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने इस वीडियो में बात करेंगे बैकग्राउंड के बारे में, बैकग्राउंड में जो कलर लिया है, वॉश या आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। मैंने बैकग्राउंड में एक पेस्टल सा कलर ही क्यों मारा है? ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि येलो ऑकर ही मारो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रे ही मारो, मैं बोल रहा हूँ पेस्टल सा कलर क्यों मारा है? चटकीले, भड़कीले लाल, पीले, हरे ऐसे कलर मैं क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि उन कलरों पे हमको वैल्यू जज करने को दिक्कत होती है, ओके? उन कलरों पे हमको वैल्यूज़ जो होती है, वो जज करने को दिक्कत होती है। इसलिए तुमको बैकग्राउंड में पेस्टल कलर मारना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ कि आपको एक रेड कलर लिया हमने, ओके? और एकदम व्हाइट बैकग्राउंड के साथ उसके ऊपर वो रेड कलर डाला, और दूसरी जगह पेस्टल कलर की बैकग्राउंड और उसके ऊपर हमने रेड कलर डाला। तो उस रेड कलर की वैल्यू दोनों में अलग-अलग दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो आर्ट वर्क है, उसमें तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तुम्हारे आर्ट वर्क को बाहर धकेलने का। ओके? पेंटिंग से आर्ट वर्क बाहर आना चाहिए, सॉरी, कागज़ से तुम्हारा आर्ट वर्क बाहर आना चाहिए। इसके लिए तुम्हारा बैकग्राउंड ये बहुत बड़ा रोल करता है। आप बैकग्राउंड में कैसा कलर चूज़ करते हो, कितने चटकीले, भड़कीले या कितने पेस्टल कलर यूज़ करते हो, ओके? और पेस्टल कलर होते क्या है, जो ज़्यादातर कि नेचर में दिखाई देते हैं। आप नेचर में देखोगे, जो नेचर ने तैयार किए जैसे पौधे, उसमें डायरेक्ट भड़कीला ग्रीन नहीं दिखता। आपको थोड़ा-सा न्यूट्रल कलर दिखते हैं। मिट्टी का कलर थोड़ा-सा न्यूट्रल दिखता है। आसमान डायरेक्टली ब्लू कलर का नहीं दिखता, थोड़ा-सा न्यूट्रल कलर दिखते हैं, ओके? हाँ, अपवाद रहता है, फूलों में देखोगे तो कभी-कभी आपको भड़कीले फूल दिख सकते हैं। आपको अपवाद रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या हमको न्यूट्रल कलर हमारे नेचर में दिखाई पड़ते हैं, ओके? तो अभी ये जो मोनोक्रोम का बेस है, वो मेरा फाइनल आउटपुट नहीं है, ओके? मैं इसके ऊपर आगे जाके ग्रीन कलर अप्लाई करूँगा, ओके? तो मैंने मोनोक्रोम किया क्यों? मोनोक्रोम मैंने किया क्योंकि मैं जब आगे जाके इसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई करूँगा, ओके? या मैं इसके ऊपर कोई भी दूसरा कलर अप्लाई करूँगा, तो उस कलर को, वैल्यूज़ को समझने के लिए ज़्यादा तरीके से अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसलिए मैं
अंडर पेंटिंग कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कोई भी बिगिनर आर्टिस्ट हो या प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, शुरुआती तौर पे क्यों ना हो, लेकिन उसने शुरुआती तौर में कलर्स को ब्लैक एंड व्हाइट्स में देखना सीखना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट या हाइपर रियलिस्टिक कोई ऑब्जेक्ट को ये करना, क्या बोलते हैं उसको, अप्लाई करना या स्टडी करना बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है इन फ्यूचर उसके ग्रोथ के लिए। क्योंकि तुम जब भी हाइपर रियलिस्टिक के तरफ जाने की कोशिश करोगे और तुम्हारा बेस ही क्लियर नहीं होगा, ओके, तुम्हारा जो बेस है वही क्लियर नहीं होगा, तो तुम कभी भी हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना नहीं सकोगे, कभी भी हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क तुम अप्लाई ही नहीं कर सकोगे। तो आपने देखा रहेगा, मैंने मेरे सारे जो एजेस है इसमें, ओके, आपको एजेस पता नहीं होगा तो मैंने एजेस के ऊपर एक रील बनाई है। एजेस होते क्या है, एजेस आपके आर्ट वर्क में क्या काम करते हैं, वो मैंने रील बनाई है, वो भी देख सकते हो। ओके, तो मेरे जो इसमें सारे एजेस है वो सारे हार्ड एजेस है। ओके, कोई भी सॉफ्ट एज नहीं है इसमें। ओके, सॉफ्ट एज मतलब क्या होता है कि ब्लेंडिंग, हार्ड एजेस मतलब एकदम शार्प होता है। ओके, तो सारे मेरे शार्प एजेस है, कोई भी मेरा ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट एजेस नहीं है या लॉस्ट एजेस नहीं है। लॉस्ट एजेस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखोगे आपके आजू बाजू के परिसर में, जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, तो वो थोड़ा सा एकदम लिटल बिटल एकदम थोड़ा सा बैकग्राउंड में मर्ज होता है। ओके, वो सॉफ्ट एजेस में काउंट, सॉरी, लॉस्ट एजेस में काउंट होता है। ओके, ऐसे 4 एजेस होते हैं। आप मेरा वो वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने पूरे एजेस के बारे में बताया है कि कौन-कौन से एजेस होते हैं। वो आपके आर्टवर्क को रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक बनाने की कोशिश नहीं, बना ही देते हैं। आपके आर्टवर्क को रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक अप्रोच देते हैं वो डायरेक्टली। आप एजेस की स्टडी करोगे तो, ओके? तो आप देख रहे हो कि अभी मैं वो नीचे वाला पार्ट बना रहा हूँ, तो उसमें क्या दिख रहा है? मैं डायरेक्टली कलर्स उठा रहा हूँ, डार्कर वैल्यू और अप्लाई कर रहा हूँ, ओके? मैं अभी भी बता रहा हूँ, कोई भी ब्लेंडिंग की नहीं है मैंने मेरे आर्ट वर्क में। ज़ीरो ब्लेंडिंग, जो आप देखते हो ना 2 मिनट के ब्लेंडिंग ट्यूटोरियल्स, वो ब्लेंडिंग कब काम आती है? जब आप रियलिस्टिक अप्रोच कर रहे हो। आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। रियलिस्टिक अप्रोच करना ज़रूरी नहीं है, वैल्यू, और वैल्यू को बनाने के लिए आपको उसको समझना ज़रूरी है। मैंने बताया था कि मैं इसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई करूँगा, अभी मैंने इसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई किया है। एक सिंगल प्लेन टोन अप्लाई किया है मैंने इसके ऊपर। तो वैल्यूज़ कैसे दिख रही है आपको? वैल्यूज़ बदलते हुए दिख रही है? एक सिंगल प्लेन टोन, ओके, सिंगल प्लेन टोन की वजह से इतनी वैल्यूज में चेंजेस हो सकते हैं अंडर पेंटिंग के वजह से। मैंने इसके अंदर पेंटिंग बनाई और उसके ऊपर सिंगल एक वैल्यू बना, और सिंगल एक वैल्यू का ग्रीन कलर अप्लाई किया, और सिंगल एक वैल्यू का ग्रीन कलर मैंने इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद, सॉरी, सिंगल एक वैल्यू का ग्रीन कलर अप्लाई करने के बाद उसमें कितने कितने डिफरेंट वेरिएंट कलर्स दिख रहे, ओके। अब मैं इसमें, मेरे को लग रहा है नहीं, मेरा आर्टवर्क बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है और जो रेफरेंस इमेज है वो थोड़ी सी लाइट है, ओके। जो कोई भी मेरी रेफरेंस इमेज दिख रही है वो थोड़ी सी लाइट है, तो मैं उसमें और थोड़े हाइलाइट्स या और थोड़े वैल्यूज ऐड करने की कोशिश करूँगा। और मैं कोई हाइपर रियलिस्टिक की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं बस उस आर्ट वर्क को फील लाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एप्पल है, एप्पल ही लगे, वो पाइनएप्पल ना लगे, ना मौसम्बी लगे, ओके? ग्रीन चिली है, ग्रीन चिली ही लगे, वो शिमला मिर्च ना लगे, कैप्सिकम ना लगे, ओके? चिली, चिली ही लगे, मिर्ची, मिर्ची ही लगे, ग्रीन चिली लगे, शिमला मिर्च ना लगे। इसको बोलते
फ़ील लाना, जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसका फ़ील लाना। ओके, तो आप देख रहे हो मैं कलर पिक कर रहा हूँ, कलर ब्लेंड कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ और उसको अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अभी पूछना मत, सब आर्टिस्ट बहुत सारे आर्टिस्टों का सवाल रहता है कि तुमने कलर कौन से यूज़ किए? तुम्हारा हाँ, ब्रश कौन से है? तुम्हारा पेपर कौन-सा है? ओके, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसने? बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं, टूल्स के बारे में। एक्साइटमेंट रहता है उनको टूल्स के बारे में, एक्साइटमेंट रहता है उनको उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ अ, वै इतनी वैल्यूएबल नहीं है एज़ अ बिगिनर। बिगिनर को क्या बोलते हैं उसको? जो कोई बिगिनर है, वो स्टेटलर से पेंसिल से ड्राइंग बनाए तो रियलिस्टिक ड्राइंग बनेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, एज़ अ बिगिनर हो तो। लेकिन तुम प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनल बनने के बाद तुम्हें कोई ऑर्डर आया, ओके? या तुम्हें कोई काम आया और तुम्हें ज़्यादा जल्दी करना है, तो स्टेटलर पेंसिल काम आती है। क्यों? क्योंकि स्टेटलर पेंसिल जो है वो शेड्स जल्दी छोड़ती है, ओके? इसलिए वो काम आएँगे। लेकिन एज़ अ बिगिनर हो, तुम खुद के लिए स्टडी कर रहे हो, तो तुम नटराज से भी काम कर सकते हो, अप्सरा से भी काम कर सकते हो, खतरनाक लेवल की पेंसिल से, ओके? मैकेनिकल पेंसिल। अब मटेरियल के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आप देख रहे हो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बीच में एक मिडल लाइन गिर रही है, ओके? ये जो बीच की लाइन जो गिर रही है, इसे बोल सकते हो एक टर्मिनेटर लाइन, ओके? तो मेरे ज़्यादातर से हाइलाइट्स वाले टोन्स है, वो उस टर्मिनेटर के लाइन के उस तरफ है, जिधर से लाइट गिर रही है, ओके? मैं पहले ही बता रहा हूँ, ना कोई हम कलर मैचिंग करने वाले, ना हाइपर रियलिस्टिक काम करने वाले, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ। अभी मैं क्या बता रहा था, एक टर्मिनेटर लाइन, जो सीधी बीच में से जो मिर्च है उसको बीच में से 2 भागों में काट रही है। अभी वो टर्मिनेटर लाइन आपको कैसे क्या मिलेंगी? तब मिलेंगी जब आपको वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, मैं मानता हूँ, मैं बोलता हूँ और वैसा ही है कि 100% तुम्हारे वै तुम्हारे फंडामेंटल्स, तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको? लाइन एंगल प्रोपोर्शन कितने भी मजबूत क्यों ना हो, उसमें तुमने वैल्यूज़ से गड़बड़ी कर दी, तो वो लाइन एंगल प्रोपोर्शन कुछ काम नहीं आते। हाँ, लगेगा कि वो आपने जो बनाया है, वो है, लगेगा हाँ, हाँ, आपने इस चीज़ का प्रयास किया है बनाने का। लेकिन क्या? लेकिन आपने इस चीज़ का प्रयास किया है, लेकिन आपकी जो वैल्यूज़ में गड़बड़ आ गया है, वैल्यू जो गड़बड़ हो गई है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बिना तुम तुम्हारा आर्टवर्क बना ही नहीं सकते हो। तो अभी मैं कलर्स को ब्लेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कलर्स को उठा रहा हूँ, उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ और उसके ऊपर रख रहा हूँ। टर्मिनेटर लाइन मैंने ले ली, अभी उस लाइन के कंपेयर करके मैं कलर्स को अप्लाई करते जाऊँगा, 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1। और मेरे कलर पैलेट में कितने कलर थे? एक पिंक था, थोड़ा-सा ग्रीन था, येलो था, व्हाइट था और ग्रे था। ऐसे मैंने 5 कलर यूज़ करके ये आर्टवर्क बनाया है, ओके? और मैंने पिंक कलर किसके लिए यूज़ किया? जो नीचे का जो ब्राउन आता है, वो बनाने के लिए मैंने पिंक कलर यूज़ किया है, ओके? मेरे थोड़े से कलर ऐसे अपना-अपना आर्टवर्क को, कलर को चूज़ करने का हर आर्टिस्ट का अपना-अपना तरीका रहता है। उसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे, ओके? हर आर्टिस्ट का अपना-अपना तरीका रहता है कलर को चूज़ करने का, कलर को पिक करने का, कलर को अप्लाई करने का, ओके? इसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे कि आर्टिस्ट को ऊपर कलर को पिक करने का उसका पर्सनल माइंडसेट होता है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जो चिली बनाई है, वो काइंड ऑफ उस चिली से
सिमिलर लग रही है, उस चिली जैसी लग रही है, एग्ज़ैक्ट वही चिली नहीं लग रही है। और हमारा एज़ अ बिगिनर हम जब भी स्टडी कर रहे हैं या जब भी हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं या जब भी हम उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा उसको मैच करने का, उसके जैसा हाइपर रियलिस्टिक बनाने का अप्रोच नहीं होना चाहिए। हमारा अप्रोच होना चाहिए कि मैं उसके जैसा फ़ील कैसे मेरे कागज़ पे लाऊँ, ओके? मैं उसके जैसा फ़ील, समझ रहे हो ना? मैं उसका फ़ील मेरे कागज़ पे कैसा लाऊँ? चिली लग रही है, मैं चिली को कैसे उतारूँ, और वही काम इस पूरे वीडियो में मैं कर रहा हूँ। फ़ील लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे वाली मिर्ची आगे लगे, उसके पीछे दबी हुई मिर्ची पीछे दबी हुई लगे। उस मिर्ची के ऊपर ये दूसरे मिर्ची की शैडो कैसे गिर रही है, वो कैसे टर्न हो रही है, वो कैसे एक कलर दूसरे कलर के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है, ओके? ये सब चीज़ों को, ये सारे पॉइंट्स को आपको समझ के लेना है और इसके ऊपर आपको आर्ट वर्क बनाना है। बिना आर्ट वर्क बनाए आप ये प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, ओके? बिना आर्ट वर्क बनाए आपकी प्रैक्टिस कोई वैल्यूएबल रखतीस नहीं। बिना प्रैक्टिस करना मतलब प्रैक्टिस नहीं करना और डायरेक्ट हाइपर रियलिस्टिक या रियलिस्टिक पोर्ट्रेट को अप्रोच देना, ये बहुत गलत है। एज़ अ बिगिनर या एज़ अ प्रोफेशनल भी, प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी रहता है, कोई कांसेप्ट पे आर्ट वर्क बना रहा है, तो उसके बिहाइंड द स्टोरी बहुत बड़ी रहती है। वो बहुत प्रैक्टिस करता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग बनाता है। वो ड्राइंग को समझने की कोशिश करता है, बेसिक्स को समझने की कोशिश करता है। जो भी टॉपिक उसने लिया है, उसके बारे में उसके अंदर उसको क्या-क्या दिख रहा है, उसको क्या-क्या समझ में आ रहा है, वो टॉपिक उठा रहा है, वो समाज में क्या बदलाव लाएगा, वो सारी चीज़ों के बारे में एज़ अ बिगिनर, एज़ अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट प्रैक्टिस करता है। अब देख रहे हो, वो जो मैंने मिर्ची बनाई है, वो थोड़ा-सा हाइलाइट होती जा रही है, थोड़ा-सा अलग उसके तरह से उसका फ़ील आते जा रहा है। मेरे मिर्ची का एंगल देखो, मैंने जो एंगल बनाया वो एग्ज़ैक्ट उसकी तरह लग रहा है। जब मैंने शुरुआती तौर पे 4-5 लाइन्स डाली थी मेरे आर्टवर्क में, ओके, मैंने शुरुआती तौर पे जो 4-5 लाइन्स मेरे आर्टवर्क में डाली थी, वो वैसी लग रही थी क्या मिर्ची, जो अभी फाइनल आउटपुट पे लग रही है? नहीं। क्यों वो तब वैसी नहीं लग रही थी? क्योंकि वो बेसिक था और आर्टिस्ट लोगों को बेसिक को अवॉइड करना है और उनको जाना है हाइपर रियलिस्टिक पे। फंडामेंटल्स को अवॉइड करना है और उनको जाना है हाइपर रियलिस्टिक आर्ट पे। तो नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बेसिक अवॉइड करोगे और हाइपर रियलिस्टिक आर्ट पर जाओगे। आपको 7 फंडामेंटल्स समझ के लेने हैं, प्रिंसिपल्स को समझ के लेना है और उसको आपके आर्ट वर्क में अप्लाई करना है। तो एजेस क्या होते हैं उसको समझ के लेना है, आपके आर्ट वर्क में अप्लाई करना है। वैल्यूज़ क्या होते हैं उसको समझ के लेना है, आपके आर्ट वर्क में अप्लाई करना है। और कंपैरेटिव मेज़रमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, कंपैरेटिव मेज़रमेंट, कंपैरेटिव वैल्यू, कंपैरेटिव कलर्स, कलर बैलेंसिंग, शेप बैलेंसिंग, वैल्यू बैलेंसिंग, हर चीज़ में बैलेंस होना ज़रूरी है। व्यूअर की नज़र उधर ही क्यों अटकनी चाहिए? क्योंकि आर्टिस्ट के हाथ में रहता है कि व्यूअर, उसका जो व्यूअर है वो क्या देखे? वो अपने आर्ट वर्क में क्या फ़ील लाए? वो आर्टिस्ट के हाथ में होना चाहिए। समझ रहे हो? को आर्टिस्ट के हाथ में होना चाहिए नहीं, आर्टिस्ट के हाथ में रहता है कि सामने वाला व्यूअर कौन-सा आर्ट वर्क देखे। उतने बड़े कैनवास में सामने वाला व्यूअर क्या देखे? वो आर्टिस्ट के हाथ में रहता है और वो बस फंडामेंटल, लाइन एंगल प्रोपोर्शन, वैल्यूज की स्टडी, एजेस की स्टडी, जितना भी सारा है उन सब की स्टडी करने के बाद ही निकलता है, ओके? विदाउट स्टडी
तुम आर्ट वर्क में ग्रोथ ला ही नहीं सकते। अभी आप देख रहे होंगे मैं कलर पिक कर रहा हूँ, छोटा-सा ब्रश है, मैं उस कलर को उधर अप्लाई कर रहा हूँ। अभी पूछना मत है ब्रश कौन-सा है, क्योंकि ब्रश मैटर करता ही नहीं, यहाँ पर मैटर करता है वैल्यूज़, यहाँ पर मैटर करता है स्टडी और यहाँ पर मैटर करता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ओके? ब्रश या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैटर कर ही नहीं सकता। मैं बार-बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में, आपके माइंडसेट में एकदम धँस से एकदम परफेक्ट बैठ जाए। उसके अलावा आर्ट वर्क में रहता ही नहीं कुछ है, रह ही नहीं सकता। आप देख रहे होंगे अभी मैंने थोड़ा-सा हाइलाइट डालना चालू किया, थोड़ा-सा आर्ट वर्क मेरा अभी थोड़ा-सा बदलने लगा है। पहले कुछ अजीब लग रहा था, अभी कुछ अलग लग रहा है, उसके लगभग पास जाने की कोशिश कर रहा है। हमने इस ड्राइंग में कलर मैच करने की कोशिश नहीं की है, तो आप ऐसा मत बोलना कि कलर मैच नहीं हुआ। या कैसे हर आदत रहती है कि हर चीज़ में गलतियाँ ढूँढने की, तो वो आदत आप सही तरीके से आपके आर्ट वर्क में लगाओ कि मैंने जो एंगल लिया है, वो सही एंगल में है क्या? वो गलत कहाँ पर है? उधर आप आपका ये स्किल लगाओ कि गलतियाँ ढूँढने की जो स्किल है, वहाँ पर लगाओ। यहाँ पर मत लगाओ कि इधर ये चल रहा है, ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है। इधर ये किस्सा हुआ, ये सही है या गलत है। वो प्रॉपरली टाइम वेस्टिंग करने का काम करता है आपका, ओके? पूरी तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है वो। तो आप देख रहे हो, मैंने हाइलाइट्स डाले, मैंने अभी तक ज़रा भी कलर मिक्स नहीं किया है। मैं बस कलर को उठा रहा हूँ, मैं मेरे कलर पैलेट पे कलर बना रहा हूँ, कलर पैलेट पे कलर तैयार कर रहा हूँ और उसको मैं मेरे आर्ट वर्क में अप्लाई कर रहा हूँ, ओके? और कुछ भी नहीं कर रहा मैं। मैं कलर पैलेट से कलर उठा के मेरे आर्ट वर्क में अप्लाई कर रहा हूँ और वो करना ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना मेरा आर्ट वर्क बन नहीं सकता, ओके? मैंने जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर डायरेक्ट चटकीले-भटकीले कलर्स नहीं लिए। आप वो पॉप आर्ट में दिखाई देते हैं। ये सेम मेरे से पॉप आर्ट में निकालो तो डायरेक्टली एक प्लेन कलर का ग्रीन लेंगे, उसका एक टोन डाल देंगे, इसके ऊपर एक पॉप बनाएँगे और उसके ऊपर कुछ तो लिख देंगे, हो गया पॉप आर्ट। वो पॉप आर्ट में अच्छा लगता है और पॉप आर्ट के लिए वो सही है। हम उस आर्ट के बारे में भी बात करेंगे। पॉप आर्ट होता क्या है? पॉप आर्ट की कल्पना क्यों आई? ये देखो, ये टॉपिक का बाहर का है, लेकिन हर चीज़ की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है कि मैं ऐसा नहीं करूँ, तो वो कहाँ-कहाँ हो चुका है या मैंने जो किया है, वो इससे पहले कहाँ-कहाँ हो चुका है। एज़ अ आर्टिस्ट, एज़ अ बिगिनर आपको ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ, वो इससे पहले कहीं पर हुआ है? मैंने जो किया है, वो इसके बाद में कहीं पर हो सकता है? या कोई आर्टिस्ट मेरे तरीके से, मेरे माइंडसेट से सोच सकता है? ये देखो, 100% ऐसा नहीं है कि आपके अकेले की सोच अलग होंगे। तो आप देख रहे हो, काइंड ऑफ चिली जैसा लग रहा है। अभी मैंने हाइलाइट उठाया, हाइलाइट डाल दिया और एक ही वैल्यू है, वो मैं अलग जगह पर डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसे बोलते हैं कंपैरेटिव वैल्यू। मैं इधर डालूँगा और उधर डालूँगा, वो सेम है क्या मेरे ऑब्जेक्ट में एक ही वैल्यू कितने जगह पर आ रही है? वैल्यू को समझो, फंडामेंटल को समझो, बेसिक्स को समझो, बेसिक्स को अंडरस्टैंड करो, लाइन एंगल प्रोपोर्शन को समझो और आपको आपके आर्ट वर्क में आर्ट की फीलिंग लानी है, फील लाना है। जो कुछ भी फील है उसको आप आपके आर्ट वर्क में कैसे ला सकोगे, उसको समझने की कोशिश करो, फिर आपका आर्ट वर्क क्यों नहीं ग्रो होगा? एकदम फास्ट, एकदम
फटाक से एकदम रैपिडली आपका आर्ट वर्क ग्रो होगा। एज़ आप बिगिनर हो तो। तो आप देख रहे होंगे कि मैं अभी इस लाइट में थोड़ा मतलब इस ड्राइंग में थोड़ा-सा लाइट इफ़ेक्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा-सा हाइलाइट्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं ज़ीरो ब्लेंडिंग के साथ आर्ट वर्क कर रहा हूँ और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज़ अ बिगिनर आपको आपके आर्ट वर्क में कौन-कौन से शेड्स हो सकते हैं, कौन-कौन से वैल्यूज़ हो सकते हैं, उसको समझना ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी नहीं है कि हाउ टू ब्लेंड मतलब 2 कलर को आपस में कैसे ब्लेंड करें, ओके? वो टाइम के हिसाब से आप सीख ही जाओगे। आपको 2 कलरों के बीच के कलर बनाना आना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सीखोगे कि 2 कलरों को आपस में ब्लेंड कैसे करें। आपको पता ही नहीं 2 कलर को आपस में ब्लेंड कैसे करें और 2 कलर आपस में रखें और उसको ब्लेंड करना चालू करें। वो दिखने में सैटिस्फाइड लगेगा, दिखने में अच्छा लगेगा, लेकिन उसके अंदर मिसिंग ऑफ फंडामेंटल्स होंगे, उसके अंदर फंडामेंटल मिस हो सकते, फंडामेंटल गायब हो सकते और वो ड्राइंग थोड़े टाइम के बाद अब जब इम्प्रूव हो जाएँगे आपकी स्किल, आपकी ड्राइंग को अंडरस्टैंड करने का तरीका बदल जाएगा, समझ के लेने का तरीका बदल जाएगा, तब आपको वो ड्राइंग बहुत ज़्यादा फ्लैट लगेंगी। उसमें आपको लैक ऑफ डेप्थ दिखाई देगा। डेप्थ प्रॉपरली मिसिंग दिखाई देंगी। इसलिए आपको शेड्स बनाना सीखना ज़रूरी है। अभी आप देख रहे होंगे जो मेरी ऊपर की मिर्ची है, वो ऊपर लग रही है, नीचे की मिर्ची नीचे लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने ऊपर वाले मिर्च पे ज़्यादा काम किया है, नीचे वाले मिर्च पे कम काम किया है। कॉन्ट्रास्ट वैल्यू होती क्या है? ये दोनों में मैंने कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की है। एक में ज़्यादा काम करके और एक में कम काम करके या ना के बराबर काम करके। लेकिन फ़ील दोनों में भी मिर्ची का आ रहा है। पहले आर्ट वर्क में भी मिर्ची लग रही है और दूसरे आर्ट वर्क में भी मिर्ची लग रही है। तो आपको ये भी समझना है कि मैं कम से कम स्ट्रोक में मेरा ऑब्जेक्ट कैसा लाऊँ कि ये मिर्ची है, वो कैसे लाऊँ? कम से कम स्ट्रोक में और कम से कम वैल्यूज़ में आपको आपके आर्ट वर्क को सॉरी इम्प्रेस करना आना चाहिए। आपको वो सीख के लेना ज़रूरी है और ये रही मेरा आउटपुट, ये रहा मेरा ड्राइंग। मस्त लगा, अच्छा लगा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।